सीरीज स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था और पोटेंशियल पढ़ा था। और आज अब हम लोग ओम्स लॉ पे पहुंच रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, हमेशा से बोर्ड में पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या कहा था अपने लॉ में, एक अगर सिंपली हम आपको बताएं तो ओम्स ने ये कहा कि अगर सारी फिजिकल क्वांटिटीज सच है, फिजिकल क्वांटिटीज में क्या कुछ होता है आप सबको पता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसी तरीके की अगर फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रख दी गई हो इन दैट सिचुएशन, यानी कि अगर आप मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है तो वो 25 डिग्री ही बना रहे ड्यूरिंग द होल एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हैं आप बात? तो इन्होंने बोला कि इफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर का जो एंड होगा उनके सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जो होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इफ all the physical quantities are kept constant such as pressure and temperature, then the potential difference generated across the ends of the wire is directly proportional to the current flowing through the wire। आइए इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख के देखते हैं। कहीं इनका स्टेटमेंट ये था कि if all the physical quantities such as pressure and volume, आप लिखने को लिख सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर, ऐसे बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर को ही कंसीडर करते हैं लोग। तो क्या कहा गया है, इफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर kept constant, then अगर किसी भी कंडीशन में आपने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, इन सबको कांस्टेंट रख दिया, उस कंडीशन में द पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the wire, the potential difference across the ends of the wire is directly proportional to the potential difference across the ends of the wire is directly proportional to the current flowing through the wire, ये स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि इफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, अगर उन्हें कांस्टेंट नियत रख दिया जाता है, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग टू द वायर। यहां से स्टेटमेंट को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे कि डेल्टा V, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आता है। जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का आता है मतलब समझने को, तो इसका मतलब ये है अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना है तो करंट भी बढ़ रही होगी, या फिर करंट बढ़ रही है तो पोटेंशियल बढ़ रही होगी। अगर करंट 2 गुना बढ़ेगी, 2 टाइम्स बढ़ेगी, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी 2
MC बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही होता है। और अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है फिजिक्स में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। यहाँ पे भी ये आपका कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटते ही डेल्टा V इज इक्वल टू द आर आई आ जाता है। ये एक क्या आता है, डेल्टा V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ पे R एक कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। R इज द कांस्टेंट वेयर, अगर हम लिखना चाहें R क्या है, R इज द कांस्टेंट। R की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ से कितनी आती है, डेल्टा V बाई आई आती है, डेल्टा V बाई आई आती है। R एक कांस्टेंट है। जैसे अब बात ये आती है कि R जिस तरीके से कांस्टेंट आप लोग पढ़ते हैं, जैसे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, जैसे कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अभी जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि R इज, यहाँ देखने से बहुत सारों को ये लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को कि R जो है डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ रेजिस्टेंस जो है, कांस्टेंट जो है, ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, या तो ये बॉडी पे जो भी सब्सटेंस है, कहने मतलब कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और दूसरा जो पॉइंट अगर बताएंगे तो दैट इज टेंपरेचर। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, वन इज द कंडक्टर एंड अनदर थिंग इज द टेंपरेचर। रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप मत बोलिएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, नहीं। जैसे कि आप लोग अभी मैंने बताया मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखा हुआ है, तो डेंसिटी यहाँ से निकालोगे मास अपॉन वॉल्यूम चीज आ गई, देखिए। तो डेंसिटी क्या होती है, हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग डेंसिटी होता है। तो यहाँ से आपको एक क्लियर हो सकता है डेंसिटी भी कांस्टेंट ही तो हुई, हर बॉडी पे चेंज हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी R एक कांस्टेंट है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वॉल्यूम के पोटेंशियल डिफरेंस के, जैसे कि यहाँ पे मास डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता है मास के। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि if the physical quantities such as pressure and temperature are kept constant, the potential difference generated across the ends of the wire is directly proportional to the current flowing through the wire। जिससे यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि डेल्टा V is directly proportional to the I। प्रोपोर्शनलिटी हटती है, कांस्टेंट आता है जिसे R से रिप्रेजेंट किया गया है। R एक कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू डेल्टा V बाई I आया हुआ है। हम सब जानते हैं कि जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इस सब की इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ऐसा यूनिट करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, अगर यूनिट की बात करेंगे, अगर हम लोग R की यूनिट की बात करें तो वोल्ट पर एम्पियर इज आल्सो द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। और एक यूनिट क्या आएगी, अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करा जाए आपसे, तो इसकी यूनिट आएगी वोल्ट पर एम्पियर। यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, एक तो आएगी वोल्ट पर एम्पियर, और जो दूसरी यूनिट इसको वोल्ट और पर एम्पियर के अलावा जो स्टैंडर्ड जो हर बार यूज की जाएगी R की जो दूसरी यूनिट रेजिस्टेंस की जो यूनिट दूसरी होती है, यूनिट ओम होती है। क्या होती है वो, और ओम। इसकी यूनिट जो होती है, साइंटिस्ट के नेम पे ही रेजिस्टेंस का नेम, रेजिस्टेंस की यूनिट का नेम पड़ गया। ये रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर दिख रहा है बेटा तो आप लोग देख रहे पा रहे होंगे, और नहीं दिख रहा है वैसे मेरे ख्याल से, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। जैसे रेजिस्टेंस की एक यूनिट मैंने लिखा है वोल्ट पर एम्पियर होती है, तो मैंने बोला है कि इसके अलावा इसकी दूसरी यूनिट जो होती है, दूसरी यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की दूसरी यूनिट होती है, जो रेजिस्टेंस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो ओम भी होती है, ओम भी होती है, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे बनता है। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट आती है वो एक दूसरी भी आती है जिसे ओम कहते हैं। तो मैंने बताया अभी आपको कि ओम्स का क्या होता, ये जो मैंने बात लिखी यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनलिटी जो होती है, इसका मतलब यहाँ से कहीं भी
ये कांस्टेंट ही है, यहाँ पे कहीं से भी ये मतलब नहीं निकलेगा कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, या पैसा भी प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, जो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस क्या है, अभी आपको मैं आगे लिख के दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो बच्चों भी हम लोगों ने जस्ट अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, पहली बात तो ओम्स लॉ के थ्रू हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट जो फ्लो कर रही होती है सर्किट में या वायर में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटती है कभी भी तो एक कांस्टेंट आता है, मैंने अभी आपको ये बात बताई है, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आता है, डेल्टा V इज इक्वल टू द RI। यहाँ हम लोग देखते हैं कि R इज इक्वल टू द डेल्टा V अपॉन में I आया है। ये एक बात है कि मैंने बोला R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस या कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कैसा है, मैंने बोला रेजिस्टेंस R, इसे R से रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद जो कि आया हुआ है। इसकी यूनिट मैंने अभी आपको बताई है, अभी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट ओम होती है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर और में मैंने बोला है वोल्ट पर एम्पियर, क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर भी ये दूसरी यूनिट होती है। ये बात भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। मैंने बोला ये यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, वैल्यू जो आएगी। मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है एक चीज के बढ़ने से LHS बढ़ेगा तो RHS भी बढ़ेगा, यानी कि अगर करंट को 2 गुना करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 गुना हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब इतना सा है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, अभी हमने बताया कि R डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, R सिर्फ रेजिस्टेंस जिसे बोलते हो आप, ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड बोलते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस जो होता है ओनली डिपेंड्स ऑन कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होते हैं वो, जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है, कुल मिलाकर के करंट के फ्लो में जो रेस्ट्रिक्शंस हो रहे होते हैं, अवरोध जो उत्पन्न हो रहे होते हैं, उसे ही तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो रेजिस्टेंस इज द ओनली, क्या होता है, रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड करता है ऑन द कंडक्टर एंड टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी आगे मैं बताता हूं कि किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर, इसके अलावा और कहीं भी चीज पे अभी डिपेंड नहीं करेगी। क्या चीज, रेजिस्टेंस। फिर एक बात आती है कि जो ये ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, ओम्स लॉ क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, कि इफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, then the potential difference across the ends of the wire is directly proportional to the current flowing through the wire। अगर किसी भी परिपथ में सारी भौतिक राशियों को हम लोग कांस्टेंट करके रखे हुए हो तो उनके एंड पे, किसके एंड पे, परिपथ में, यानी कि सर्किट के एंड्स पे, वायर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ होगा वो उस सर्किट से फ्लो करने या उस वायर से फ्लो करने वाले करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही बात सिंपल सी हम लोगों ने ओम्स लॉ के थ्रू जानी। तो मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया कि किस तरीके से क्या कुछ होता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा या किन चीजों पे नहीं डिपेंड करेगा। बात ये आती है कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है। तो बेटा ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ दूसरा पॉइंट अगर बना के लिखिए यहाँ पे, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, ओम्स लॉ जो ओम्स का लॉ होता है, ओम्स का लॉ जो है वो कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड होता है। यानी कि जो भी मैंने बताया कि V/I का रेशियो जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, कहीं पे भी निकालेंगे, ये सिर्फ किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए होगा। तो मैंने बताया ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स, ओनली फॉर कंडक्टर्स। तो ओम्स का जो लॉ होता है वो कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने बोला V/I का रेशियो, मैंने बोला है आपसे V/I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट आना चाहिए, और ये सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के ही केस में होती है। कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जनरेट, पोटेंशियल डिफरेंस के जनरेट होने पर ही करंट बहती है, आप सबको पता है बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज एक कांस्टेंट ही बनेगा हर एक स्टेप पे। यानी मैं अगर बताना चाहूँ तो V बाई आई का जो ग्राफ बनता है, मैं समझाऊंगा उस बात को कि V बाई आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है, इन लोगों को बनाना होता है। बस मैं इतना भी समझाऊंगा कि अगर इस y एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले लें और x एक्सिस पे हम लोग क्या ले लें, करंट ले लें, तो जो हमारा ग्राफ बनना चाहिए कंडक्टर्स के लिए वो ऐसा ही होता है। ये किसके लिए है? कंडक्टर्स के लिए है। कंडक्टर्स के लिए ये V बाई आई ग्राफ है, V डेल्टा V बाई आई ग्राफ। ये किसके लिए है? कंडक्टर्स के लिए है। V बाई आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो लोगों ने बनाया है, ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन जो होती है यहाँ पर मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्या होगा? V बाई आई का रेशियो, और जो कि कांस्टेंट होता है। और किसी भी यानी कि इंसुलेटर होंगे उनके लिए ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता है। इंसुलेटर होने पे ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ जो होगा वो किसमें वैलिड है? ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द कंडक्टर्स। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग इसमें ये जानना चाहते थे कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं उससे क्या समझ में आता है। तो मैंने आपसे ये बोला कि अगर हम लोग ऐसे एक्स वाई एक्सिस को हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स एक्सिस इधर है, इधर साइड नेगेटिव एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे करंट को प्लॉट किया, किसको? करंट को प्लॉट करें और इस एक्सिस इस पे वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या बोला आपसे कि अगर वाई एक्सिस पे हम लोग वाई एक्सिस जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे करंट को प्लॉट करें, जिसको भी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, ये देखिए इसको मैंने स्ट्रेट थोड़ा सा करा है। मैंने कहा कि अगर y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को और x एक्सिस पे करंट को लें तो हम लोग जो इसके कंडक्टर्स के लिए जो ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऑलवेज एक कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। मैंने बोला इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस आप मान लीजिए यहाँ पे कितनी, ये x1 हो, कितना हो? ये x1 हो, और इस पॉइंट पे जो हो इसे x2 बोले, और बाकी मैंने बोल रखा है ये ऐसे अगर डिनोट करें, इसको मैं डिनोट कर दूं, ये y1 हो और ये पॉइंट पे अगर बोले तो ये y2 हो, ऐसा कुछ हो। तो मैंने बोला है यहाँ पे ऐसे क्या बनना होगा? स्लोप बनना होगा। क्या बनना होगा? स्लोप बनना होगा। ये स्लोप कैसा होगा? थीटा होगा। ये कैसा स्लोप है? इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा होगा। मैंने क्या बोला? ये कभी भी कंडक्टर में हम लोग स्लोप या ग्राफ बना रहे होते हैं, ग्राफ बना रहे होते हैं, तो जब पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है? एक स्ट्रेट लाइन आती है। मैंने बोला अगर ये जो हमारे पास लाइन आई हुई है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही हो, कैसे एंगल बना रही हो? थीटा एंगल बना रही हो, तो इसका क्या मतलब आता है इस बात को समझेंगे। तो पूछा जाता है कि स्लोप ऑफ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो इसको जानेंगे हम लोग। मैंने बोला ये क्या है? थीटा है। और अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा ले लें, क्या ले लें? tan थीटा। मैंने बोला ये क्या दिखाएगा? पोटेंशियल। ये क्या दिखाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या दिखाएगा? करंट। ये क्या दिखाता है? करंट को। तो मैंने बोला कि अगर हम लोगों को क्या निकालना हो tan थीटा, यहाँ से क्या निकालें? tan थीटा। tan थीटा निकालेंगे तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से देखिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो y2 माइनस y1, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला कि tan थीटा अगर निकालेंगे, क्या tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या चीज? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप सबको पता है m जो होता है स्लोप होता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, इसीलिए मैंने tan थीटा लिया है, ऐसे नहीं लिया है। क्या होता है? m स्लोप होता है, सभी मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे सब जानते हैं m क्या होता है? स्लोप होता है, और स्लोप ही tan थीटा के बराबर होता है। और स्लोप क्या होता है? अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे स्लोप निकालनी हो स्ट्रेट लाइन के लिए तो क्या करते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देते हैं। मैंने बताया है कि ये
ये y2 माइनस y1 जो है, y2 माइनस y1 जो है ये क्या है बेटा, y2 माइनस y1 इज डेल्टा v। देखिए डेल्टा v के बराबर है, डेल्टा v के बराबर है, और x2 माइनस x1 किसके बराबर है, i के बराबर है। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा v बाई i। और डेल्टा v बाई i ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, सब बच्चे जानते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस भी होता है। तो tan थीटा इक्वल टू रेजिस्टेंस भी होता है। तो इससे क्या कहना चाहते हैं, अब ये आप सोचिए, मैंने कहना ये चाहा है कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा का स्लोप ही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है किसी भी लाइन के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, y2 माइनस y1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो दैट इज डेल्टा v, और x2 माइनस x1 की वैल्यू बताएंगे दैट इज i। इस एक्सिस पे करंट है, उस एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है। डेल्टा v बाई i का मतलब हमने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस। तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये, यहां देखिए जो एंगल जो tan थीटा है, tan थीटा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, मतलब इक्वल टू है जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, या जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बड़ा एंगल बनना चाहिए। तो इस पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी समझने के लिए बस इतना सी बात अभी आपको समझा रहे हैं कि रेजिस्टेंस और tan थीटा में ये रिलेशन है, स्लोप और डेल्टा v बाई i में रिलेशन है। तो कभी भी आएगा तो मैंने बता दिया है m इज इक्वल टू द tan थीटा कर सकते हैं, tan थीटा ही बराबर होगा डेल्टा v बाई i के, और यही बराबर हो सकता है r के। कुछ भी पूछेगा आसानी से यहां से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी हमने पढ़ाया है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। आपको इसमें बताना है कि एक ग्राफ बनाया गया हुआ है, जिसके बीच प्लॉट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, और इसमें देखा ये गया, पूछा ये गया बेटा कि दो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई गई है जो कि पॉजिटिव एक्सिस या आपके साथ करंट के एक्सिस के साथ आप कह सकते हो कि आई एक्सिस के साथ θ1 एंगल ए लाइन बना रही है और θ2 एंगल बी लाइन बना रही है। तो बताना ये है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और सिर्फ यही फॉर्मूला हम अभी यूज करेंगे और बताएंगे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। मैंने अभी भी बताया था क्या करते हैं बेटा, tan थीटा निकालते हैं। तो क्या बोलेंगे m इज इक्वल टू द, या फिर tan θ1 इज इक्वल टू द डेल्टा v बाई i, या फिर रेजिस्टेंस θ1 ले रहे हैं तो इस वाले वायर के लिए बोलेंगे, वायर का मतलब इस वाली लाइन के लिए चल रहे होंगे यार, जो ए लाइन दिख रही है इसके लिए हम लोग देंगे, इसको आर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे क्या बोलेंगे आर ए बोल देंगे। m इज इक्वल टू tan θ1 इज इक्वल टू द आर ए। ये एंगल छोटा है, देखिए एंगल छोटा है। फिर मतलब अभी आपको बताते हैं m1 इसे बोल देते हैं, आप इसे m2 बोल दीजिए। tan θ2 इज इक्वल टू द rb। tan θ2 मतलब, अब इसका क्या मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं, ये समझिए। जो पहली वाली लाइन है वो थीटा एंगल बना रहा था, छोटा एंगल बना रहा है, जिसको मैं ऐसे अगर लिख दूं यहाँ पे कि θ1 इज लेस देन द, या फाइनली ऐसे लिख दूं θ2 इज ग्रेटर देन द θ1, ऐसा मैंने लिख दिया कि जो θ1 है वो छोटा है θ2 से, θ2 बड़ा एंगल है। तो बेटा यहाँ पे देखिए मैंने बोला tan थीटा के ऊपर अगर हम आते हैं, जो भी एंगल छोटा, देखिए tan थीटा छोटा, ये छोटा है तो रेजिस्टेंस भी तो छोटा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा, जिसका एंगल बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा, और जिसका एंगल छोटा उसका रेजिस्टेंस छोटा। तो आपसे पूछा है कि अगर किस लाइन का या ऐसे ग्राफ में कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, आर ए या आर बी, तो आप कैसे बताओगे? आपको पता है आर ए कब आता है tan θ1 से, कैसे आएगा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है tan θ इज इक्वल टू द r। फिर आपको बोला m2 इज इक्वल टू tan θ2 और rb, इसके लिए दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन के लिए, दूसरी वाली जो लाइन बनी है उसके लिए θ2 ज्यादा है θ1 से, तो tan θ2 भी बड़ा होगा tan θ1 से। और उस केस में जो केस में मैंने बता रखा है θ बड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो rb रेजिस्टेंस यानी b वायर का रेजिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द a वायर। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ लिया हमने। आपको एक ओम्स लॉ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड करता था किसी भी कंडक्टर पे, जिस भी कंडक्टर का होता था उसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस उसी पे डिपेंड करता है। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो थी यानी कि रेजिस्टेंस जो होता था किस बात पर डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस सिर्फ टेम्परेचर
कंडक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। लेकिन अभी हम आपको ये बताया जा रहा है कि और किन बातों पे डिपेंड करता है, वो चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले ये रेसिस्टिविटी टर्म लिखा है, अभी आएगा, इससे इंट्रोडक्शन आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर मैंने एक एल लेंथ का वायर ले लिया, एल लेंथ का एक वायर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एल लेंथ का एक वायर ले रखे हैं इतना बड़ा सा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ कितनी है, एल है। मैंने बोला है स्मॉल एल लेंथ का मैंने एक वायर लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर व्हिच हैज द लेंथ L and cross sectional area A is directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the cross sectional area। इन दोनों रिलेशन को कंबाइन जब करते हैं बेटा तो क्या आता है, ये टर्म आ जाता है हमारे सामने R is equal to the L by A। ये एक तीसरा टर्म आता है, ये क्या टर्म आता है, इस दोनों को कंबाइन करने के बाद आया हुआ है। जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी हटती है, मैंने प्रोपोर्शनलिटी बना रखा है, जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी हटती है आप सबको बता रखा गया है कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, एक कांस्टेंट रो आएगा L by A। R is equal to the रो L by A where रो is the constant। मैंने पहले भी बता रखा है R कांस्टेंट है और उसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पे R रो जो आया हुआ है इसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, रो इज इक्वल टू द, रो की वैल्यू निकालेंगे RA by L, रो इज इक्वल टू द RA by L, रो इज इक्वल टू RA upon L हमारे पास में आया हुआ है। रो क्या है, एक रो इज कांस्टेंट, रो एक कांस्टेंट, कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रो को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मैंने बोला है रो को रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इसे रो से डिनोट किया गया है, रो से डिनोट किया गया है। नाउ यूनिट ऑफ द रो अगर निकालने को कहें हमसे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रो, इससे पहले यूनिट निकालने से पहले हम आपको बस इतना बोलना चाहते हैं, मैंने बोला एक एल लेंथ का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड द एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उन दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हैं, हमारे पास R is directly proportional to L by A आ जाता है। फिर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक ऑलवेज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज R is equal to रो L by A। रो की वैल्यू में होता है, रो क्या है, एक कांस्टेंट है, रो को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब यूनिट ऑफ द रो बोले, क्या बोले हम लोग, यूनिट ऑफ द रो, यूनिट ऑफ द रो हम लोग बताएंगे, यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर यूनिट निकालना है, मैंने बोला रो इज इक्वल टू RA by L होता है। अगर हमें रेजिस्टेंस की यूनिट पता हो, एसआई में एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट पता है, लेंथ की यूनिट पता है, तो वो सबको पता है। रो ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है, किसकी यूनिट है, ओम इज द यूनिट ऑफ द R। रेजिस्टेंस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट होती है मीटर। इस मीटर से इस मीटर को कट कर देते हैं हम लोग, तो रो की यूनिट जो आएगी, यूनिट ऑफ द रो इज ओम डॉट मीटर, यूनिट ऑफ द रो इज ओम डॉट मीटर। ओम डॉट मीटर जो होती है वो रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है। अब बात ये आती है कि रेसिस्टिविटी, यहाँ पे हमने बताया रेसिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि इस रिलेशन से हम लोग सामने आया था। रेसिस्टिविटी बेटा एक प्रॉपर्टी थी, जैसे हम लोगों ने आपको बता रखा है कि करंट के फ्लो में क्या होता है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जानते हैं हम लोग, वही कोई वायर समझिए, वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो करंट फ्लो करता है। करंट के फ्लो करने में बेटा कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल यानी कि अड़चने आती हैं, रुकावट आती है, उस रुकावट को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं।
और इस रुकावट आने के फिनोमेना को ही रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेसिस्टिविटी एक फिनोमेना होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द टेम्परेचर। तो रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टिविटी, पॉइंट बना के लिखेंगे इसको लोग, इसे लोग कि रेसिस्टिविटी only depends on इस पे मटेरियल पे, जो भी मटेरियल होता है उस पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि रेजिस्टेंस जो होता है अभी पहले 2 पॉइंट पढ़े कि रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता था। रेजिस्टेंस जो होता है मैंने बता रखा है, रेजिस्टेंस अभी लेंथ पे डिपेंड करता हुआ थी क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है, इमर्सिव डिपेंड करता है। उसके बाद ये मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता था, आपको पता चल चुका था। लेकिन रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है। वन इज द मटेरियल, यानी कौन सा मटेरियल है उस पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करता है बेटा, आपको बता चुके हैं पहले ही कि कंडक्टर जो होते हैं उसमें करंट कैसे फ्लो कर पाती है। कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वहां पे रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होता है तो रेसिस्टिविटी भी कम होती है। सिमिलर अगर इंसुलेटर में जाए तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होती है। ये बात आप सबको समझ में आ जानी चाहिए। बात तीसरी आती है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर का क्या रोल है। तो बेटा टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं तो जैसे वायर है, वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से करंट फ्लो ज्यादा हो जाएगा। करंट के फ्लो होने से क्या मैटर करता है, अब कंडक्टर है, बेटा कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है। कंडक्टर है, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ तो जाएंगे, लेकिन उनके बीच अब कोलिजन ज्यादा होने लगेगा। अब वो मूवमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे। बेटा टेम्परेचर को बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इन द कंडक्टर। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है इन द कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से ही रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाती है कंडक्टर की। क्या बढ़ जाती है बेटा, रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाती है किसी भी कंडक्टर में। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए आप सब लोग कि कंडक्टर जो होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ने से क्या होता है कि पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, अब ज्यादा लोग हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में, तो बेटा कोलिजन होने लगता है, मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। और आपको पता है अगर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो रेजिस्टेंस जनरेट होगा, और रेजिस्टेंस के जनरेट होने से ही रेजिस्टेंस बढ़ने लग गया ना भैया। पहले तो रेजिस्टेंस कम था, पहले रुकावटें कम थी, तभी इजीली फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती थी। लेकिन जब भैया रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा। क्यों बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, कोलिजन ज्यादा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई है। ये तो कंडक्टर का केस हो गया। और मैंने दूसरा केस आपसे बता रखा है इंसुलेटर के बारे में। बेटा आपको हमने बता रखा है इंसुलेटर, क्या बताया है, इंसुलेटर क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। इंसुलेटर वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं इंसुलेटर जिसमें करंट का कंडक्शन नहीं हो सकता है, करंट नहीं फ्लो कर सकती है, दैट आर द इंसुलेटर। दो सब्सटेंस आर कॉल्ड क्या, इंसुलेटर, जिसमें करंट नहीं फ्लो कर सकती है। बेटा इसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं तो भैया आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस इनका बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इनका, बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा। अब बेटा बात एक और आती है, सेमीकंडक्टर होता है। इसमें तो भाई जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएंगे तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देने से भी
इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जनरेट हो जाते हैं, लेकिन एक सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है बेटा, उसमें टेम्परेचर बढ़ा देने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो फ्री होते नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा देने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। मतलब अगर आप बहुत बड़ा एटम, मतलब 10,000 एटम्स में अगर एक वायर ली हुई है, अगर एटम्स होते हैं तो 10,000 एटम्स में कोई 5-10 या 1-2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। 10,000 एटम्स में 5-6 इलेक्ट्रॉन्स मिलना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन तो आ ही गए, और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो करंट भी आई। करंट आने की वजह से तो एक बात आती है, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर जो होते हैं, अर्धचालक जिन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर। बेटा इसके अंदर सेमीकंडक्टर का वही मतलब है कि सेमी मींस आधा और कंडक्टर मींस चालक। जो आधे चालक होते हैं जिनमें कुछ चीजें, कुछ प्रोसेस करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करके इन्हें बनाते हैं हम लोग, तो पता चलता है ये चीज कि कंडक्टर अभी 10th क्लास में से कितना जानना है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर भी होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। और मैंने बताया है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो बेटा उसमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा देने से फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन आने की वजह से करंट तो फ्लो कर पाएगा ना, और करंट के फ्लो होना अगर पॉसिबल हो पाया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो क्या पता चला कि टेम्परेचर को बढ़ा देने से रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर घट जाता है, और रेजिस्टेंस जब घटता है तो रेसिस्टिविटी जो है वो भी घट जाती है ऑफ द सेमीकंडक्टर। बेटा ये एक पॉइंट नोट करना है, पॉइंट ये बात जाननी है कि इंसुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता ही है, बढ़ा ही रहता है, और उसकी रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है और रेसिस्टिविटी भी घट जाती है।